नमस्कार, मैं हूं विकास कुमार मिश्रा। स्वागत करता हूं आपका दूरदर्शन के इस खास कार्यक्रम में। दर्शकों, ये नक्सल आधारित कार्यक्रम है। इसमें हम नक्सलवाद की चर्चा करते हैं। दर्शकों, देश के विकास में कहीं ना कहीं हम सब एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस विकास की भूमिका में कहीं ना कहीं भटक जाते हैं और किसी और चीज़ में संलिप्त हो जाते हैं। उनको वापस लाने के लिए सरकार के द्वारा कई प्रयास किए जाते हैं। मुख्य धारा में कैसे उन्हें वापस लौटाया जाए, इस पर हम चर्चा करेंगे। आज हमारा ये विशेष कार्यक्रम है और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीएसएफ के ऑफिसर पूर्व अधिकारी ललन सिंह जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। हम बात करेंगे मुख्यधारा में जो लोग लौटे हैं उनकी बात करेंगे। सरकार के द्वारा कई प्रयास किए गए हैं उनको किस तरह से वापस लाया जाए, लेकिन सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को नक्सलवाद क्या है उसके बारे में बताएं, उस पर थोड़ी रोशनी डालें। बहुत आपका जो प्रश्न है वो आज देश और राज्य के लिए बहुत लोगों को जागरूक करने वाला है। मैं पहले ये बताना चाहूँगा कि ये जो नक्सलवाद है ये लगभग 50 सालों से इस भारत के हर क्षेत्र में, वो कोई भी राज्य हो, थोड़ा बहुत इसकी लगातार मतलब कुछ न कुछ अंजाम होते रहे। पहले तो सबसे बड़ी चीज़ है कि जो ये नक्सलवाद है वो दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट एक नक्सल बारी एक गांव है छोटा सा, वहाँ से इसकी शुरुआत हुई। मैं बताना चाहूँगा कि एक ज़मींदार परिवार का लड़का जिसका नाम था चारू मजूमदार और दूसरा एक उनके उम्र से बहुत कम उम्र का कानू सन्याल, इन लोगों के सोच और रणनीति और अभियान से ये नक्सलवाद पूरे देश में फैला। जो बिहार हो या छत्तीसगढ़ हो या मध्य प्रदेश पहले का हो या महाराष्ट्र हो या उड़ीसा, लेकिन ये नक्सलवाद उसी नक्सलबारी गांव से निकला। मैं ये बताना चाहूँगा कि जो चारू मजूमदार ने पहले इस सोच को बढ़ाया था तो उनके सोच में था कि जो ज़मींदार लोग हैं वो ज़मीनों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं और एक्चुअली जो काम करने वाले मज़दूर और उसमें कृषक हैं उनको कुछ भी नहीं मिलता। तो उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था बनाने की कोशिश की जिसमें 3 हिस्से उन गरीब मज़दूरों को मिले और 1 हिस्से उस ज़मीन के ज़मींदार को मिले। लेकिन मैं ये भी बताना चाहूँगा कि कुछ सफलता पाने के बाद ये जो रक्त रंजित की तरफ इनका जो रणनीति था वो चला गया और यही कारण था कि इनको भी महसूस हो गया कि इस भारत जैसे देश में इस तरह का रक्त के साथ और लोगों के बीच में बेमनस से और मार काट करके हम किसी भी कार्यक्रम को आगे नहीं बढ़ा सकते और यहीं पे उनके कार्यक्रमों में कुछ ढिलाई आ गई। फिर मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि ये बढ़ते बढ़ते जो वारंगल एक आंध्र प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पहुँचा और वहाँ एक शिक्षक मिस्टर सत्यनारायण और कुछ उनके जो मित्र थे उन्होंने इस नक्सल का जो कार्यक्रम था वो ज़मीनी स्तर पे ले गए और उन्होंने देखा कि जहाँ लोग अशिक्षित हैं, जहाँ लोग मतलब अपने तरह से बहुत गरीबी में पल रहे हैं, उनका उसका फ़ायदा उठाया। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब ये नक्सल पूरे देश में फैला तो बड़ी विषम स्थिति हो गई, जिसमें हमारा बिहार भी था और बिहार में जो नक्सल का जो पृष्ठभूमि है वो भोजपुर के सहार का इकवारी एक गांव है, जहां से कुछ जातिगत और कुछ गरीबों को अपने पास मिलाकर और उनको इस तरह से मोटिवेट करके जिससे उनको ज़मींदारों के प्रति एक बहुत ज़्यादा गुस्सा और आक्रोश हो गया। लेकिन आज के डेट में मैं ये कहना चाहूँगा कि भारत सरकार और राज्य सरकार के काफ़ी अपने कार्यक्रम और सिविक एक्शन के कारण आज जो ये नक्सल का जो रणनीति है वो करीब करीब बहुत कमज़ोर पड़ गया है। तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि जो आज बिहार की हालत है उसमें करीब करीब काफ़ी नक्सल जो इनके जो रणनीति हैं वो लगभग समाप्त से ऐसे हो गए हैं, लेकिन अभी भी करीब 6 और 7 डिस्ट्रिक्टों में ये नक्सल प्रभावित इलाके हैं, जिसमें गया, औरंगाबाद, लखीसराय, पूर्वी चंपारण और छिटपुट और भी बिहार के कुछ कुछ राज्य के विभिन्न क्षेत्र हैं। लेकिन अभी ये नक्सल जो हैं इस स्थिति में नहीं है कि वो कोई ऐसा अंजाम दे दे जिससे हमारे सुरक्षा बल और हमारे आम लोगों को कुछ दिक्कतों का सामना उठाना पड़े। ललन जी, आपने बात की नक्सलवाद की, बिहार के संदर्भ में आपने बात की और भोजपुर जो जगह है उसकी चर्चा की। किस तरह का माहौल जब नक्सलवाद बिहार में जब फैला तो किस तरह का माहौल रहा उस वक्त, किस तरह के जो क्षेत्र थे जो किस तरह से ज़्यादातर प्रभावित रहे, लोगों
का जो वहाँ जीवन यापन होता किस प्रकार होता था, उस पर थोड़ा आप प्रकाश ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। जब 70 और 80 का जो दशक आया, उसमें ये जमींदारी प्रथा के ही विरुद्ध में ये नक्सलियों का रणनीति शुरू हुआ। मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि वही दौर था जिसमें इन्होंने साफ दिमाग में बैठा लिया कि जो मजदूर और कृषक हैं और जो लोग गरीबी से एकदम दबे हुए कुचले लोग हैं, उनको अपने साथ लो, और जिनके पास ज़मीन है, जायदाद है, उनके ऊपर इस तरह का एक भार दो कि ये अपने ज़मीन को, अपनी खेती को छोड़कर इस इलाके से चले जाएं। उसी में लोरिक सेना, ब्रह्मश्री सेना और कई सेनाएं हमारे बिहार के अंदर तैयार हुई, और वो सेनाओं के द्वारा इतनी ज़्यादा जातिगत क्लैश बढ़ गया और वैमनस्य बढ़ गया कि काफ़ी हत्याएं और गांव के गांव में लोग भागना भी शुरू कर दिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि उसमें एक चीज़ और था, ये कुछ राजनीतिक छोटे तबके के जो नेता थे, उन्होंने भी उनको इस अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए इनका फ़ायदा उठाया। लेकिन राज्य सरकार और भारत सरकार इस चीज़ को भाप गई कि ये बहुत गलत हो रहा है, और इस नक्सली तरीके से ये पूरे राज्य और देश की हालात को, मतलब खास करके आंतरिक सुरक्षा को बहुत खराब स्थिति में ला सकते हैं। उसके बाद इसके ऊपर राज्य सरकार और भारत सरकार ने बहुत बेहतर ढंग से बातचीत और सुरक्षात्मक उपाय किया। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब लोगों को ये समझ में आने लगा कि ये जो नक्सली हैं, ये इनकी कोई रणनीति नहीं है, जो जमींदार हैं और जो मजदूर काम करने वाले हैं, उनके अंदर जब तक तालमेल नहीं होगा, प्यार भाव नहीं होंगे, तो विकास किसी का भी नहीं होगा। लेकिन इनका एक ही सोच था, वो हमेशा यही बताते थे कि देखो, जमींदार बैठे बैठे तुम्हारा पूरी धन अर्जित कर रहा है और तुम काम करके इसका फ़ायदा नहीं उठा सकते। लेकिन धीरे धीरे जो हमारी राज्य सरकार और भारत सरकार, इन्होंने सिविक एक्शन शुरू किए, हमारे सुरक्षा बलों को उस इलाके में कार्यरत किया जहां पे इस तरह की हालात पैदा हो रही थी। तो ये पाया गया कि जो कुछ नक्सली नेता हैं, वो अपने स्वार्थ के लिए, अपने लेवी के लिए, अपने धन को अर्जित करने के लिए वो इस तरह की हालात को पैदा कर रहे हैं। चाहे कोई भी सेना हो, वो सेना एक दूसरे से क्लैश करके अपना और दूसरे का केवल नुकसान कर रहे थे। तो हालात अभी जो है वो नक्सलियों की कुछ जिलों के अंदर बिहार में, अन्यथा सभी जगह लगभग ये समाप्त प्राय हो गए हैं। और इसके लिए हमारी जो सुरक्षा बलें हैं, कोबरा है, सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस है, ये बेहतर ढंग से उनके साथ काम भी कर रही है, उनको सुरक्षा प्रदान कर रही है, और साथ साथ भारत सरकार और राज्य सरकार की जो उनके जो सिविक एक्शन है, उसको कामयाबी की तरफ ले जा रही है। ललन जी, क्या जो लोग इस आंदोलन में सम्मिलित रहते हैं, क्या वो मुख्य धारा में लौटना चाहते हैं? क्या ऐसा भी उनके मन में जो मनोविचार ऐसा उत्पन्न होते हैं कि क्या हमें अब इस आंदोलन को छोड़कर कहीं ना कहीं अब मुझे वापस जो मुख्य धारा की ओर बढ़ना चाहिए और देश के विकास में कहीं ना कहीं साथ देना चाहिए? आपने एकदम सही कहा। हमारा जो बिहार है या हमारे भारत के कोई भी राज्य हो, उसमें उनको समझ में आने लगा, क्योंकि लोग अब धीरे धीरे शिक्षित हो रहे हैं, उनके पास सब चीज़ों का डिजिटल से जानकारियां मिल रही हैं। तो उन्होंने देखा कि हमारा भारत और हमारा बिहार विकास की तरफ अग्रसित हो रहा है। तो हम जंगलों में, हमें कुछ लोगों ने हमारे मनोभाव को खराब करके और हमसे गलत कार्रवाइयों को कराने में, अंजाम में ये हेल्प कर रहे हैं। तो उन्होंने ये देखा कि जब हमारे लिए राज्य सरकार इतनी काम कर रही है, हमारे बच्चों के लिए स्वास्थ्य, एजुकेशन और हमारे रोजगार के लिए स्किलफुल ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो फिर हम क्यों अनावश्यक रूप से किसी उन लोगों के साथ जो कि केवल अपने स्वार्थ के लिए, अपने बच्चों के लिए और अपने धन अर्जित करने के लिए। और ये भी जानकारी मिला कि जितने भी आज के दिन में नेता नक्सली कमांडर हैं, ये सब उस पैसे को अपने बच्चों और परिवार के लिए कर रहे हैं, और ये अपने बच्चों को फॉरेन तक भेज रहे हैं। जब इस चीज़ों की जानकारी हो गई, तो जो लोग थे वो शिक्षित भी होने लगे, और वो अब बिहार हो, किसी और राज्य में हो, वो अपने सरकार के साथ सहयोग करने लगे। और सबसे बड़ी बात, जो सुरक्षा बल वहाँ कार्यरत है, उनके साथ वो इन्फॉर्मेशन भी फीड करना शुरू किए। अब उन नक्सलियों को रिक्रूटमेंट बंद हो गया, नक्सलियों को उस इलाके में आना जाना बंद हो गया। इनको ये समझ में आ जाता है, लोकल लोगों को, कि हम अगर इसी तरह से अपने राज्य सरकार और अपने प्रशासनिक लोगों के साथ नहीं मिलेंगे, तो ये जो कमांडर बने हुए हैं, नक्सली अभियान के मतलब खास लोग हैं, ये हमारा गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि राज्य सरकार बहुत बेहतर ढंग से, खास करके बिहार में आप देखेंगे जमुई
औरंगाबाद, लखीसराय, इसमें बेहतर से बेहतर काम और विकास की गति हो रही है। तो इससे उनको साफ लगता है कि हमारे बच्चे जब पढ़ेंगे तो हमारे बच्चों को भी एक मौका मिलेगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और ऐसा भी हो रहा है कि पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, होमगार्ड, इसमें इनका इस्तेमाल किया जा रहा है, इनको स्पेशल कोटा में रिक्रूटमेंट किया जा रहा है। और जब ये उस अपने इलाके से बाहर जा रहे हैं तो देखते हैं कि ये तो बिहार बहुत आगे की तरफ है। तो इससे भी इनके दिमाग में पूरी चेंजिंग आई है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि अब नक्सली ये पकड़े जा रहे हैं कि ये केवल लेवी, अपने पैसों का कलेक्शन और अपने बच्चों और अपने परिवार के प्रति इनका स्वार्थ है, बाकी किसी समाज और माहौल के साथ इनका कोई प्रेम भाव नहीं है। सरकार द्वारा कई तरह की सहायता उन्हें प्रदान की जाती है, मदद की जाती है। किस तरह की सहायता या किस तरह का प्रयास सरकार का होता है ताकि वो मुख्य धारा में जो लौट रहे हैं वो जो विकास में है साथ दे सके, देश के विकास में वो कहीं ना कहीं अपना योगदान दे सके? आपने सही कहा। ज़्यादा से ज़्यादा मैंने आपको पहले भी बताया कि जो आप नक्सली जहाँ पे प्रभावित क्षेत्र है उसमें देखेंगे कि वो आदिवासी इलाका है या जंगली इलाका है या वो लोग जो बहुत गरीब के रेखा से नीचे हैं, तो उनको साफ, उनको स्वास्थ्य, एजुकेशन और उनकी स्किल को डेवलप करने के लिए एकदम राज्य सरकार जो है वहाँ कार्यक्रम स्थापित कर चुकी है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि ज़रूरत के अनुसार उनको बहुत सी चीज़ें स्पेशल कोटे में दी जाती हैं। जैसे अगर किसी खाने पीने की ज़रूरत है, कोई आपदा आ गया तो उनको बेहतर से बेहतर कपड़ों का बंदोबस्त। और सबसे बड़ी चीज़ वहाँ एम्बुलेंस, वहाँ एजुकेशन में जो टीचर हैं उनको उसी जगह में एकोमोडेट किया जा रहा है। और आजकल ऐसे भी हुए हैं कि बहुत इलाका अगर सेंसिटिव है तो जो सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी के जो लोग हैं उसी में उनको अपने पोस्ट एस्टेब्लिश करके उनकी पूरी डेवलपमेंट की जिम्मेदारी उनको दे दी जाती है। तो उनको डर भी खत्म हो जाता है और अपने लोगों का डेवलपमेंट साफ नज़र आता है। और जैसा आपने पूछा कि उनको क्या दिया जा रहा है, जो लोग हमारे नक्सली थे और नक्सली से हट के अगर हमारे सरकार के प्रति उनको प्रेम हुआ तो उनके लिए जॉब भी है और उनको कानूनी प्रक्रिया के द्वारा उनको बेहतर संभावनाओं को भी बनाया जा रहा है। और कोशिश ये की जा रही है कि उनकी जो नए जनरेशन है उसको एक मौका दिया जाए, दूसरी जगह घुमाने का उनको इलाके में टूरिज्म के तौर पे ले जाया जा रहा है, जिससे कि वो अपने देश के बारे में समझें, अपने देश के जज्बे को समझें। तो आज के डेट में ये हमारे बिहार सरकार बेहतर ढंग से कर रही है, जिसका आपका परिणाम आप देखेंगे जमुई में है, औरंगाबाद में है, लखीसराय में है, पूर्वी चंपारण में भी है। और क्षेत्रों में तो लगभग नक्सलियों का, कमांडरों का अब आना जाना भी बंद हो गया है। जी, कहीं ना कहीं सड़क निर्माण जैसे बिहार में भी और कई और क्षेत्र हैं जहाँ पे भी जो सड़क निर्माण योजनाएं जो होती है विकास के लिए जो आगे हम बढ़ते हैं तो उसमें भी कई बाधाएं आती हैं। रोड जो है उसका निर्माण नहीं होने देते, सड़क निर्माण में रुकावट आती है। आखिर ऐसा क्यों होता है, क्या कारण है जो इस चीज़ को लोग रोकते हैं? देखिए, सुरक्षा की शुरुआत सख्त से होती है। आपने जो प्रश्न किया बहुत अच्छा है विवेक जी। मैं ये बताना चाहता हूँ कि खास करके छत्तीसगढ़, गढ़चिरौली, महाराष्ट्र और झारखंड के अंदर जो आदिवासी इलाके हैं और बिहार के अंदर जमुई और औरंगाबाद और नवादा के इलाके जिसमें कम्युनिकेशन एकदम नहीं है। और याद रखिए, जहां कम्युनिकेशन नहीं होगा वहां पे ज़रूरत के अनुसार नीड टू नो बेसिस पे वहां तेज़ी से उनकी रीइंफोर्समेंट नहीं होती फौज की और सिक्योरिटी फोर्सेस की। ज़रूरत पड़ने पे अगर किसी तरह का कोई हादसा, कोई नक्सलियों का कोई इस तरह का वारदात होने वाले हैं तो अगर कम्युनिकेशन ठीक है तो वहाँ हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारी प्रशासनिक अमले बेहतर ढंग से काम कर सकती है। तो ये हमेशा इनकी कोशिश होती है कि ये कम्युनिकेशन डेवलप ना करने दे, वहाँ के संचार व्यवस्था को बेहतर ना होने दे और लोगों को ये बोलते हैं कि ये रोड बनने से तुम्हारे को नुकसान होगा, सिक्योरिटी फोर्सेस डेली आएंगी। लेकिन अब धीरे धीरे हमारी जो राज्य सरकार है, आप देखेंगे जो नीतीश बाबू हैं या हमारी भारत सरकार की जो प्रोसेस है उसमें गांव-गांव में रोड बन रहे हैं। तो उसका सबसे फ़ायदा इस नक्सली और उन जगहों के लिए है जहां इस तरह की डिस्टर्बेंस लोकल लोगों को मिलता है। और आज इसका फ़ायदा हमें साफ नज़र आता है कि अब 6 डिस्ट्रिक्टों में ही बिहार के अंदर नक्सली कुछ रह गए हैं, जो उम्मीद किया जाता है कि अगर इसी तरह अभियान चलता रहा तो ये लगभग समाप्त हो जाएंगे कुछ ही सालों में और महीनों में। जी, अगर हम सुरक्षा की बात करें तो जब जो लोग इस सुरक्षा जो आंदोलन को रोकने में शामिल होते हैं, सीआरपीएफ हो गया या बीएसएफ के जो जवान, वो उनको कितना मुश्किल होता है, कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जब इस आंदोलन को रोकने के लिए वो सामने खड़े होते हैं? आपने बहुत सही बोला कि जो ये पैरामिलिट्री
चाहे वो कोबरा के नाम से हो या राज्य सरकार के पुलिस और आर्मड पुलिस के साथ जो सहभागी होते हैं, इनका काम और रोल और टास्क सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि वो उन जगहों पे एकदम अपने जज्बा के साथ जाते हैं जहाँ पे जाने में लोग हिचकते हैं। उसका कारण क्या है? आजकल जैसा इन्फॉर्मेशन मिला है कि आईईडी और ग्रेनेड और रॉकेट लॉन्चर और छोटे छोटे हाई ट्रेजेक्ट्री वेपन भी कलकत्ता से सामान मंगाए जा रहे हैं और यहाँ पे सबल किया जा रहा है। और कुछ ऐसे स्किलफुल लोग जो सेवानिवृत्त हैं, जो गलत अंजाम को देने में मदद कर रहे हैं, उससे हमारे सुरक्षा बलों को बहुत नुकसान होता है। आपने देखा है अभी लोकल गया में भी कुछ लोगों की हत्या कर दिया था, और अभी 5 और 6 दिन पहले हमारे एक असिस्टेंट कमांडेंट सीआरपीएफ का भी बहुत सीरियस इंसिडेंट हुआ है, जिसमें 4 जवान भी घायल हुए हैं। तो सबसे ज़्यादा इनको दिक्कत होती है। लेकिन ये क्या करते हैं, अपने इन्फॉर्मर रखते हैं, जो जिस इलाके में काम करते हैं उसमें लोगों को अपना बनाते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, उनको सिविक एक्शन को बताते हैं कि देखो आपके लिए हमारी सरकार कितनी काम कर रही है। तो लोग धीरे धीरे हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं और हम अपना बचाव भी करते हैं। और पैरामिलिट्री के एक जवान होने के नाते, अधिकारी होने के नाते, देश के लिए पूरी समर्पित भावना से उस नक्सली इलाके को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए हमारे जो पैरामिलिट्री वो कार्यरत हैं। और इसका फ़ायदा चाहे महाराष्ट्र हो, छत्तीसगढ़ हो या उड़ीसा हो या बिहार हो, आपको सामने नज़र आता है। और यही कारण है कि हम पैरामिलिट्री के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। ललन जी, बिहार के संदर्भ में बात हो रही है। बिहार के संदर्भ में अगर बात करें तो पुराने स्थिति और अब की स्थिति की अगर हम तुलना करें, कंपैरिजन करें, तो जो क्षेत्र प्रभावित रहे हैं, जो लोग वहाँ रहते थे, उनकी सोच में और उस क्षेत्र के विकास में कितना फ़र्क देखने को मिला है, कितना जो असर है वो कितना बदलाव आया है अब? एक तो सबसे बड़ी चीज़ है कि जो युवा वर्ग है वो अब अपेक्षाकृत पहले से ज़्यादा समझदार है, और बिहारी नहीं पूरा भारत ही युवाओं का देश हो गया है। तो आपने जो प्रश्न पूछा उसका एक ही जवाब अच्छा ये है कि जो हमारे लोग हैं उन्होंने एक विश्वास बना लिया है कि जो हमारी सरकारें हैं वो हमारे लिए ही काम कर रही हैं, हमारे लिए सिविक एक्शन कर रही हैं। तो फिर ये नक्सली जो बोलते हैं कि साहब इस प्रजातंत्रीय प्रणाली से हमारा विकास नहीं होगा, ये कैसे बोल सकते हैं? और जब इनका कोई आधार नहीं है और ये हमेशा बंदूक की बात करते हैं, मौत से तुम की बात करते हैं, तो उनको लगता है कि ये कहीं न कहीं केवल झूठ और र्यूमर के ऊपर आधारित है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि अब हालात जो बन रही हैं 2013 में, 2017 में जिस तरह से सुरक्षा बलों का लोकल लोगों की जान जाती थी, वो लगभग नागण्य हो गया है। अगर 1-2 केसेस होते हैं तो उसके लिए भी हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं बहुत सचेत हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा फायदा नीड टू नो बेसिस में जो हमारी इंटेलिजेंस है वो बेहतर काम कर रही है, और ज्वाइंट इंटेलिजेंस कमेटी बेहतर इंफॉर्मेशन फीड कर रही है। और अब हर लेवल में, हर स्तर पे सुरक्षा बल प्रशासनिक लोगों के साथ शिक्षा और स्वास्थ्य को तालमेल कर चुके हैं। यही सबसे बड़ी बात, आपके दूरदर्शन के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से इस तरह की हालात बन रही हैं कि लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन मिल रही है। और इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है कि भाई देखिए आपके लिए क्या हो रहा है। और जब उनको पता चलता है और वो स्किलफुल सेंटर में जाते हैं और वो अपने कामों को सीखते हैं और वहाँ से उनको रोज़गार मिलता है तो उनको बहुत ही अच्छा लगता है। और जब परिवार की बेहतरी होती है, जंगलों से निकलते हैं, तो पता चलता है कि बिहार और भारत कितना आगे बढ़ चुका है। तो आज हालात इनका, नक्सलियों का, ये हालत में पहुंच गए हैं। मगर एक डर है, आतंकवाद के साथ भी कुछ बांग्लादेश और नेपाल के सीमाओं से घुसपैठ हो रहे हैं, और उनकी भी सोच है कि नक्सलियों को अपना बनाया जाए और इनके कमांडरों और कुछ अर्बन इंटेलेक्चुअलों के माध्यम से इस पूरे भारत को आंतरिक सुरक्षा को ठेस पहुंचाया जाए। इसके लिए भी हमारी इंटेलिजेंस और सुरक्षा बल सतर्क है, और हमारे लोकल लोगों को भी जागरूक होना है और अपने देश के साथ उनका प्यार और भावना रहना चाहिए। नक्सलवाद की जब बात होती है तो एक टर्म आता है शहरी नक्सलवाद, ये क्या है, इस पर थोड़ा प्रकाश? बहुत आपने जो पूछा है, शहरी जो नक्सलवाद है ये एक ऐसा विचारधारा है जो अनावश्यक रूप से भारत को कमज़ोर करना चाहता है। इसमें वो लोग हैं जो अपने आप को इंटेलेक्चुअल मानते हैं, उनको पता नहीं क्यों ऐसा समझ में आ रहा है कि ये जो हमारी प्रजातंत्रीय प्रणाली है इससे लोगों की विकास नहीं होगी। लेकिन जब गहराई से आप देखेंगे तो ये अर्बन जो नक्सली हैं, जिसमें कुछ लेक्चरर भी पकड़े गए हैं, कुछ डॉक्टर भी
पकड़े गए हैं और इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन भी एनआईए और बड़े बड़े केंद्रीय एजेंसियों की चल रही है, उसका रिलेशन कुछ विदेशों से भी मिला है। तो इसमें एक कारण है, ये चाहते हैं कि मैं सरकार के ऊपर अपने आप को काबिज कर लूं, लेकिन वो ये नहीं समझते कि ये प्रजातंत्र प्रणाली में जो जनता चुनती है उसकी महत्व होती है। केवल बुद्धिजीवी होना कोई शासन को चलाने में काबिलियत नहीं रखता। यहाँ वो लोगों की ज़रूरत है जो आम जनता के साथ उनके नज़दीक पहुँचे और उनके कार्यों के प्रति ईमानदार हो। तो जो अर्बन नक्सली हैं वो केवल विदेशों से और अपने विचारधाराओं को ज़बरदस्ती स्थापित करना चाहते हैं, जो कि एकदम गलत है और एजेंसी पूरी सतर्क है और उनके ऊपर दबाव बना रही है। जी, अगर अपेक्षा की बात करें हम तो लोगों से जो नक्सलवाद जो इस आंदोलन में जो इस विचारधारा में सम्मिलित होते हैं तो उनकी लोगों से क्या अपेक्षा होती है, इस पर थोड़ा आप देखिए, आपने जो बोला कि नक्सलवाद में जो लोग हैं या जो जुड़े हुए हैं उनको और लोगों से क्या अपेक्षा है। अपेक्षा तो पहले ही उनकी ये होती है कि भाई आप हमें सहायता करो, हम तुम्हें बढ़ोतरी बेहतरी देंगे, लेकिन उनके पास कोई ऐसा दम अब नहीं रह गया। जब ये चारू मजमदार और कानून संडाल ने इस नक्सल को शुरू किया था तो उनको भी आभास नहीं था कि ये भारत बहुत बड़ा देश है और जमींदारों के प्रति जो उन्होंने अनावश्यक वैमनस्य पैदा किया था वो धीरे धीरे पता चला ऐसी बात नहीं है। जो जमींदार भी हैं वो अपने मजदूर भाई कृषक भाई के प्रति उनका प्रेम भाव है, लेकिन एक मोटिवेशन जो शुरुआत हुआ था वो लगभग समाप्त हो गया है और भारत सरकार राज्य सरकारों के साथ तालमेल करके एक चीज़ पूरी जोर शोर से कर रही है कि विकास तेजी से हो। और विकास अगर सही होता है, लेकिन इसमें एजेंसीज को ईमानदार होना पड़ेगा और लोगों के प्रति ज़मीनी स्तर में उस पूरी फायदे को पहुंच जाए, इसका ख्याल रखना पड़ेगा। कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि शिक्षा की कमी या शिक्षा के कारण यह भी एक कारण हो सकता है नक्सलवाद का जो ये आंदोलन है, जो विचारधारा है, इसमें लोग शामिल हो रहे हैं। आपने एकदम सही कहा, जहाँ शिक्षा की कमी होगी और जहाँ विकास कम होगा तो शिक्षा के साथ विकास भी जुड़ा हुआ है। मैं आपको ये बताने में कोई हर्ज नहीं मानता हूँ कि अगर ज़मीनी स्तर पे हर आदमी को एजुकेशन प्रॉपर मिल गया तो वो अपने फ़ायदे और नुकसान को बेहतर ढंग से समझ सकता है। और यही शिक्षा की कमी जो है खास करके आदिवासी इलाकों में गरीब तबके लोगों के बीच में इन लोगों ने नाजायज़ फ़ायदा उठाया और विचारधारा के नाम पे और जनक्रांति के नाम पे उन्होंने इस तरह का नक्सल का एक अभियान चलाया जिसके लगभग 50 साल हो गए। मगर मैं एक अर्धसैनिक बल का पूर्व अधिकारी हूँ, मेरा एक साफ कहना है, अगर कोई इस भाषा को नहीं ठीक से समझता, ये चिन्हित हो जाता है कि ये लोग मानते नहीं हैं कितने भी कार्रवाई करने के बाद, तो ये अपने नागरिक नहीं है। इनके साथ उसी तरह का व्यवहार करना चाहिए जैसे न्यूटन का थर्ड लॉ होता है, प्रत्येक क्रिया की समान एवं प्रतिकूल प्रतिक्रिया होती है। तो इनके साथ सख्त और सतर्क एक्शन भी निहायत जरूरी है। सरकार के द्वारा भी इस आंदोलन से निपटने के लिए कई प्रयास किए गए, मैं चाहूँगा उन कुछ प्रयासों की चर्चा। बहुत बढ़िया, अभी आपने देखा है सिविक एक्शन, अमित शाह साहब ने जो आपके छत्तीसगढ़ में एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ और गढ़चिरौली में इन्होंने अपने आप में बातचीत करके सख्ती भी किया और सिविक एक्शन को और कम्युनिकेशन को सबसे बढ़िया बेहतर बनाने का एकदम स्पीडली वर्क किया। और आपने पता है कि बजट में उन नक्सल प्रभावित इलाकों के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा धन भी जो है अलॉट किया है। और यही सबसे बड़ी चीज़ है कि स्वास्थ्य और शिक्षा और वहाँ सुरक्षा, तो जब लोगों में सुरक्षा की भावना पैदा हो जाती है तो ये वो लोग जो गलत तरीके से रास्ते अख्तियार कर रहे हैं उनको भी इस चीज़ से दूरी बनाना जरूरी हो जाता है, चाहे वो डर से हो या अपने फ़ायदे के लिए हो। और यही हो रहा है और बड़े प्लान वे में योजनाबद्ध तरीके से राज्य सरकार और भारत सरकार इस काम में व्यस्त है। ललन जी, अब हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं, तो अगर आप हमारे दर्शकों को कोई संदेश देना चाहते हो तो ज़रूर। देखिए, आपके माध्यम से दूरदर्शन जो देश का एक बहुत बड़ा मतलब ऐसा माध्यम है, हमें ये समझना पड़ेगा कि भारत हमारा है, बिहार हमारा है और हम इसी राज्य और इसी देश में अपने आप का विकास कर सकते हैं। और ये ज़मीनी स्तर पर सबको समझना होगा और तभी हम सब अपने लाइफ, अपने परिवार को बेहतर ढंग से जीवन यापन कर पाएंगे। ललन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस चर्चा में शामिल हुए और नक्सलवाद की जो बात है, जो जानकारी आपने प्रदान की हम सबको, हमारे दर्शकों को, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
आज के अंक में हमने बात की नक्सलवाद की। नक्सलवाद में जो लोग शामिल होते हैं, सरकार द्वारा उनसे निपटने के लिए किस तरह की तैयारी की जाती है और सरकार किस तरह से जो मुख्य धारा में लौटने की कोशिश करते हैं उनको सरकार द्वारा किस तरह की सहायता प्रदान की जाती है, उन सब की हमने आज चर्चा की। अगले अंक में फिर मिलेंगे इसी विषय के साथ, कुछ नए पहलू को हम उजागर करेंगे। तब तक के लिए मुझे यानी विकास कुमार मिश्रा को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए डीडी बिहार। नमस्कार।